हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड आपके 35 क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और ये आपका प्योर जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल नहीं कराए गए हैं अभी। जो नेक्स्ट पार्ट इसका यानी कि जो कल हम कराएंगे तो उसमें आपका जो प्योर जियोमॉर्फोलॉजी होती है उसको कराएंगे। इसमें हम लोगों ने कुछ फिजिकल ज्योग्राफी का और कुछ जियोमॉर्फोलॉजी का उसको भी यहाँ पे शामिल किया है। तो ये आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न बनता है। इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ जवाब भी अपने देते चलिएगा। आज इसमें थोड़ा सा नया परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन ये है कि ज़्यादातर लोगों की रिक्वायरमेंट होती है पीडीएफ की, तो यहाँ पे हमने 2 ऐसे प्रश्नों को शामिल कर रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है या आपको पर्सनली या कमेंट में, जैसे जो आपका लाइव कमेंट चलता है उसके बाद जो कमेंट होगा उसको प्रॉपर तरीके से आपको वहाँ पे बताना है कि कौन सा प्रश्न है, किस नंबर का और उसका आंसर क्या है। यदि आपको आता रहेगा तो जिनका ये सही होगा उनको पीडीएफ जो है अवेलेबल करा दिए जाएंगे। उनको जो है ग्रुप में ज्वाइन करके पीडीएफ उनको अवेलेबल करा देंगे, क्योंकि इतने लोगों के एक साथ पीडीएफ भेजना पॉसिबल नहीं है। या सभी लोग टेलीग्राम चैनल से यदि जुड़ जाएँ तो वहाँ पे जो है भेजी जा सकती है। लेकिन ज़्यादातर लोग ये करते हैं क्या है कि आप जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन से यदि गूगल कर लीजिए, वहाँ पे भी ढेर सारे मिल जाएंगे। तो पीडीएफ आपका सेम उसी तरह से बना पड़ा रखा रहेगा। यदि आपको पीडीएफ भी आप ले लेते हैं तो पीडीएफ भी आपका इसी तरह से रखा पड़ा रहता है मोबाइल में। यदि आप चाहें तो ढेर सारे पीडीएफ आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं। हज़ारों लाखों प्रश्नों को जो ज्योग्राफी के प्रश्न होंगे वहाँ से आप देख पाएंगे, सब फ्री में अवेलेबल है वहाँ पे ही। लेकिन थोड़ा एक मानसिकता ये बनती है कि पीडीएफ का ये मिल जाए तो ठीक है, दे देंगे। लेकिन जो आपको शर्त रखी गई है यानी कि 2 प्रश्न जो इसमें दिए गए हैं उसका नंबर आपको बताना है, साथ ही साथ उन प्रश्नों का जवाब देना है। कोई ज़रूरी नहीं कि उन प्रश्नों के जवाब आपके सही ही हों, फिर भी आपको ये पता होना चाहिए, यानी ये हमको ये लगना चाहिए कि हाँ आपने जो है जो जिज्ञासा आपकी है कि प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने की, इसलिए हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला देखते हैं, ये आपका जुलाई 2018 में पूछा गया था। तो इसमें पूछा था कि गुटेनबर्ग असंततता या जो डिसकंटिन्यूटी होती है, असंबद्धता कहीं कहीं मिलेगा, तो ये किसके बीच पाई जाती है। पपड़ी जो लिखा है यानी कि परपटी और प्रवार यानी मेंटल के बीच। प्रवार यानी मेंटल और क्रोड के बीच आप जान ही रहे हैं, ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड। ऊपरी प्रवार यानी कि ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, निचला प्रवार। तो यहाँ पे जो आपको राइट आंसर देना है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए इसको, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्लियर कर जाएंगे आप। तो यहाँ पे सभी असंबद्धताएं हमने इंक्लूड कर रखा है, क्योंकि हो सकता है कि कोई न कोई असंबद्धता आपको परीक्षाओं में देता है। अब देखिए कि जो ये वाला पार्ट है इसे क्रस्ट कहते हैं हम लोग। उसके नीचे आपका मेंटल यानी प्रवार हो गया। ये वाला प्रवार हो गया, नीचे आपका ये कोर है। तो जो अर्थ की इंटीरियर स्ट्रक्चर होते हैं यानी कि संरचना, आंतरिक संरचना होती है, उसमें 3 परतों को डिवाइड किया जाता है। एक आपका क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर, इसी के बीच ये असंबद्धताएँ विद्यमान है, डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, सततता नहीं होती है। तो इसी डिसकंटिन्यूटी को अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिया गया है। जो आपका परपटी में डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है यानी अपर परपटी और लोअर क्रस्ट के बीच, तो उसे हम लोग कहते हैं कोनोराड डिसकंटिन्यूटी यानी कोनोराड असंबद्धता। और जो आपका निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, ये आपका जो है ये अपर मेंटल है यानी ऊपरी प्रवार, और ये जो आपका है निचला क्रस्ट है। इसके बीच जो असंबद्धता पाई जाएगी, डिसकंटिन्यूटी पाई जाएगी, उसे कहेंगे मोरोविक डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे देखिए दिया भी है, मोरोविक डिसकंटिन्यूटी बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल। यानी निचला जो क्रस्ट है और ऊपरा प्रवार या ऊपरी प्रवार। अगला यहाँ पे देखिए कि जो दूसरा है आपका
अपर मेंटिल और लोअर मेंटिल के बीच जो पाई जाती है उसे कहा जाता है रिपीटी डिसकंटिन्यूटी। ये आपका अपर और लोअर मेंटिल के बीच में होती है। और जो आपका गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, तो गुटेनबर्ग यहाँ से आप देख रहे हैं कि कोर चालू हो गया, तो ये आपका लोअर जो मेंटिल है और आउटर कोर, ये आपका आउटर कोर है, तो लोअर मेंटिल और आउटर कोर के बीच जो डिसकंटिन्यूटी वो आपका गुटेनबर्ग हो गया। और उसके बाद आते हैं यहाँ पे आपका आउटर कोर और इनर कोर, यानी ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड, तो इनके बीच जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। और ये आपका आउटर और इनर कोर के मध्य होती है। राइट, ये समझ में आ गया कि कोनोराड आपका दोनों परपटी के मध्य, अपर और लोअर परपटी, मोहरोविक आपका लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटिल, और आपका जो रिपीटी है अपर मेंटिल एंड लोअर मेंटिल, और जो आपका गुटेनबर्ग है ये लोअर मेंटिल और अपर कोर, और जो आपका लेमैन है ये आउटर कोर और इनर कोर के बीच की डिसकंटिन्यूटी होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हमने आपको दिखा भी दिया है, कमेंट में बताइए आप लोग। तो ये आपका जो है प्रवार और क्रोड के बीच है। ठीक, यानी कि आपने देखा कि जो गुटेनबर्ग है ये लोअर मेंटिल और अपर कोर, तो लोअर मेंटिल अपर कोर यानी कि ये ऊपर का आपको मेंटिल मान लीजिए, निचला कोर, तो इन दोनों के बीच जो है आपका गुटेनबर्ग है। इसके बाद आपका लेहमैन है। तो राइट आंसर इज बी। मोहो की कठोरता की स्केल के अनुसार निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? ये देखिए आपका यूजीसी में भी पूछा गया है और झारखंड के टीजीटी में भी पूछा है, साथ ही साथ कई बार ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी बनाता है प्रश्न, और काफ़ी ये टफ प्रश्न होते हैं। एनसीईआरटी में आपको ये मिल जाएगा आसानी से, वहाँ पे टोटल जो ओल्ड वाली एनसीईआरटी है 10th क्लास की, नहीं 11th क्लास की, उसमें आपको मिल जाएगा। तो मोह की कठोरता का जो स्केल है उसके अनुसार कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? कैल्साइट, एपिटाइट, क्वार्टजाइट, कोरंडम। तो उन्होंने 10 स्केल बताए थे। आइए 10 स्केल का देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको बताते हैं कि कौन सा राइट आप कर जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि सबसे जो कठोरता का क्रम है तो 10 इन्होंने निर्धारित किया, तो सबसे ज़्यादा कठोर आपका क्या हो गया? हीरा हो गया, फिर कोरंडम है, टोपाज है, क्वार्ट्ज है, आर्थोक्लाज है, एपेटाइट, क्लोरोराइट, कैल्साइट, जिप्सम और टेल्क। ऑप्शन में क्या क्या है? कैल्साइट, एपेटाइट, क्वार्ट्ज और कोरंडम। तो 10वें नंबर पे, यानी आपका कौन सा? 9वें नंबर पे है कोरंडम। तो ज़्यादातर कठोरता किसकी हो जाएगी आपका यहाँ पे? कोरंडम की। तो राइट आंसर इज डी, यानी सेकंड का डी। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से जो खनिज हैं ऑप्शन में दिए गए हैं, कि पूछ रहा है कि किसका पृथ्वी की आयु के परिकलन में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? लवयस्क, थोरियम सीमा, या फिर थोरियम और सीसा, या फिर तांबा और निकेल। तो जो आपका पृथ्वी की आयु हो गई या चट्टानों की आयु का निर्धारण करने के लिए यूरेनियम डेटिंग किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग विधि होती है। तो इसमें जो है आपका या यूरेनियम के या फिर जो रेडियो एक्टिव हैं थोरियम का भी यूज किया जाता है। ठीक, तो राइट आंसर इसमें बी हो गया। नेक्स्ट आइए, मोहो स्केल से संबंधित निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो मोहो से क्या चीज़ का मापन किया जाता है आपने अभी देख लिया है। आकाशीय पिंडों की दूरियां, वायुयानों एवं जलयानों की गति, बहते हुए जल की गति और चट्टानों की कठोरता। तो सही उत्तर आपने देखा कि चट्टानों की कठोरता। नेक्स्ट है, टेलीग्राफी पठार किसका भाग है? तो जो आपका टेलीग्राफी पठार है किसका भाग है? उत्तरी अटलांटिक कटक, दक्षिणी अटलांटिक हिंद महासागर, या फिर उत्तरी अमेरिका। जो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक कटक का ही पार्ट जो आपका टेलीग्राफी पठार है। ठीक, टेलीग्राफी जो पठार है आपका ग्रीनलैंड और आइसलैंड के दक्षिण में लगभग 55 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है उसके बीच ये कटक आपका पाया जाता है, और यहाँ पे समुद्री जल की गहराई लगभग 2000 से 3000 मीटर है। ठीक, नेक्स्ट आइए, भूगर्भीय दृष्टि से या भूशास्त्रीय दृष्टि से निम्न में से कौन सा जो आपका द्वितीय श्रेणी का स्थल रूप नहीं है? पूछ रहा है कि सेकंड श्रेणी का कौन सा स्थल रूप नहीं है। तो ऑप्शन है आपके पास पर्वत, पठार, मैदान, महासागर।
तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो द्वितीय श्रेणी का नहीं है तो आपका ये महासागर नहीं है। जो आपके महासागर और महाद्वीप हैं ये प्रथम श्रेणी के स्थल रूप में आते हैं, जबकि जो आपका पर्वत पठार मैदान है ये सेकंड श्रेणी में आता है, द्वितीय श्रेणी में आता है। विश्व की स्थलाकृति का अधिकांश भाग निम्न में से किस युग का है? कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, मध्य महाजीवी महाकल्प या फिर नवजीवी महाकल्प। तो प्रश्न है कि कैम्ब्रियन जो आपका स्थलाकृति है विश्व की अधिकांश भाग उसका किस काल का है, किस टाइम पीरियड का है, ये आपको बताना है। ठीक, तो किस टाइम पीरियड का है? तो जो मैक्सिमम स्थलाकृतियाँ हैं विश्व की तो वो आपका नवजीवी महाकल्प की हैं, यानी कि लगभग जो इनका निर्माण हुआ है 66 मिलियन वर्ष के आसपास से लेके आज तक जो है इसमें भी विस्तार होता रहा है। और कुछ विद्वान जो है इसे नियोजोइक के नाम से भी संबोधित करते हैं नवजीवी महाकल्प को। ठीक, नवजीवी महाकल्प को दो अन्य प्रमुख कल्पों के नाम या उनके अंतर्गत स्थलाकृतियों का वर्णन किया जाता है, जैसे आपका जो टर्शियरी हो गया और क्वार्टनरी हो गया। तो इसमें आपका या नियोजोइक या नवजीवी महाकल्प में हम लोग दो चीज़ों को, राइट आंसर यही आपका है। तो जो दो विभाजन इसका करते हैं, एक आपका टर्शियरी यानी तृतीयक युगीन और दूसरा क्वार्टनरी चतुर्थ युगीन में। ठीक, क्वार्टनरी में आपका जो गंगा और सिंधु का मैदान हो गया, टर्शियरी में भारतीय मानसून की उत्पत्ति हो गई और साथ ही साथ शिवालिक वगैरह या आल्प्स की, एटलस पर्वत की, हिमालय की उत्पत्ति इसमें शामिल की जाती है। अत्यधिक बलन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? अत्यधिक बलन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? विलोम भ्रंश, भूसन्नत नैपे का निर्माण, विखंडित ब्लॉक। तो जो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ज़्यादातर बलन देखे जाएंगे तो आपका किस चीज़ का निर्माण होगा? नैपे। ठीक, नैपे का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है कि जब अत्यधिक जो बलन पड़ जाती हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका बलन है, ठीक, तो इसमें जैसे जैसे ये बलन ज़्यादा पड़ता जाएगा तो इसमें क्या होगा कि ये टूट के जो ये ग्रीवा खंड है ये गिर जाते हैं, और यही जो ग्रीवा खंड है जो टूटती है ये टूट के जो है किसी अन्य के ऊपर जो है गिर जाती है, जो भी आपके बलन पड़े होते हैं। ठीक, यानी जो बलन जब इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि ये आपका एकदम टूटने के कगार पे हो जाए और टूट के जो है किसी अन्य चट्टानों पे गिर जाए, तो यही आपका नैपे या ग्रीवा खंड के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक, नेक्स्ट आइए। कठोर चट्टान से निर्मित खड़े ढाल वाला उच्च सपाट भाग जो सामान्यतः शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? अर्ग, क्रिस्टा, मेसा, कगार। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, कठोर चट्टानों से निर्मित खड़े ढाल वाला उच्च सपाट भाग जो सामान्यतः शुष्क प्रदेशों में क्या कहा जाता है? तो शुष्क प्रदेशों में इसे क्या कहते हैं? अर्ग, क्रिस्टा, मेसा या कगार। तो इसे कहते हैं मेसा। ठीक, तो आप जानते हैं कि मेसा और बूटी दो शब्द होते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका कठोर चट्टानों से निर्मित खड़े ढाल वाले जो सपाट वाले एरिया होते हैं इसे ही मेसा कहा जाता है। ये आपका स्पेनिश वर्ड है और इसका अर्थ होता है टेबल या मेज की तरह। तो जब चट्टानें क्या होती हैं कि विभिन्न प्रकार के अपक्षय अपरदन प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, तो ये मान लीजिए चट्टानें बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत कठोर हैं और साइड में और ज़्यादा कठोर नहीं थी, तो ये सभी कट के अपक्षय अपरदन से अलग हो जाती हैं और नीचे वाली जो चट्टान है ये भी आपका इस तरह से बना रहता है और ये पूरा एक मेज की भांति बना पड़ा रहता है। ठीक, जब आप यहाँ से मैहर से आगे जाएंगे तो परसोमानिया हिल के आसपास जो है यहाँ पे आपको एमपी में मेसा और बूटी का दर्शन होगा, यानी वहाँ पे आपको ये दिख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, चट्टानों के निर्माण के दौरान अपनाया जाने वाला सही क्रम क्या है? चट्टानों के निर्माण के दौरान अपनाया जाने वाला सही क्रम क्या है? कायांतरिक चट्टान, लावा, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान। तो ये आपका झारखंड टीजीटी 2017 में पूछा था। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो सही क्रम क्या है? पहले लावा का निर्माण होगा। लावा से कौन सी चट्टान बनती है? आग्नेय चट्टान बनती है। ठीक, आग्नेय चट्टान आदि के टूट फूट की वजह से भी आपका जो उनके रेतों के जमाव की वजह से आपका अवसादी चट्टानों का भी निर्माण हो जाता है।
अवसादी चट्टानों की जब ताप, दाब, प्रेशर, विभिन्न प्रकार की जो अन्य प्रक्रियाओं की वजह से आपका ये मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाता है, यानी कायांतरित चट्टानों में बदल जाते हैं। तो आपका 2, 3, 4 और 1 राइट है, बी वाला। ठीक, विभिन्न प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाएं भी चट्टानों में होती हैं जो उसको प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है, किसी एक चट्टान को उसके पर्यावरणीय उत्पादन के रूप में समझना चाहिए। जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो चट्टान भी परिवर्तित हो जाती हैं। किसने कहा था? A.K. लोबेक, P.G. वारचेस्टर, B.C. वर्चफुल या W.J. मिलर। ये आपका 2004 के PGT का प्रश्न है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है A.K. लोबेक है। तो A.K. लोबेक ने पर्यावरण यानी इन्होंने माना कि शैल अपने जो भी चट्टानें हैं वो अपने पर्यावरण का ही प्रतिफल होती हैं। किसी एक चट्टान को उसके पर्यावरणीय उत्पाद के रूप में ही समझना चाहिए। नेक्स्ट आइए, सोल्पटारा। देखिए, इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को बताना होगा और कमेंट में बताना होगा ये भी कि कौन से नंबर का प्रश्न है। तो जिनका ये राइट होगा या जो भी बताएंगे उनको PDF या आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करा लिया जाएगा। वहाँ से आपको जो है PDF, इस वीडियो का PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। प्रश्न है कि सोल्पटारा इनमें से किसका एक प्रकार है? ज्वालामुखी, बलन पर्वत, विच्छेदित पठार, जलोढ़ मैदान या गर्म पानी का सोता। सोल्पटारा की बात की जा रही है। ठीक, तो सोल्पटारा एक प्रकार से आपका ये धुआंरे होते हैं। अब आपको ये कमेंट में बताना है कि किस तरह के, यानी ज्वालामुखी में आएगा या किस में ये शामिल किया जाएगा, ये आपके लिए प्रश्न है। ठीक, तो 12वां प्रश्न आपके लिए रहा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन है C.F. रिचर, H.F. रीड, गुटेनबर्ग या रॉबर्ट मैलोट। तो इसका सही उत्तर आपके पास H.F. रीड। ठीक, यानी बी वाला राइट है। तो H.F. रीड ने भी इसके बारे में ये कथन, तो यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि PGT में कथन और इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। स्थान जहाँ भूकंपीय घटना का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? केंद्र, अभिकेंद्र, कोर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं एपी सेंटर, जहाँ पे सबसे पहले भूकंपीय लहरों का अनुभव किया जाता है उसे एपी सेंटर कहते हैं। राइट, नेक्स्ट आइए, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है? ज्वारीय बल, संवहन धाराएं, तनाव मूलक या फिर दबाव मूलक। तो वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए कौन सा जरूरी होता है? तो वेगनर ने राइट आंसर इसका क्या है? ज्वारीय बल को इन्होंने माना। वेगनर ने अपने विस्थापन के लिए, यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन में, आप जियोमॉर्फोलॉजी वाले टॉपिक में जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे हमने इसको कराया पूरा। ठीक, नेक्स्ट आइए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारत को कितने भूकंपीय अंचलों में डिवाइड किया है? 4, 5, 6, 7। तो जो आपका सही आंसर है यहाँ पे वह है 4। ठीक, वैसे 5 में डिवाइड किया गया था, लेकिन एक जो है आपको उसमें दोनों को मिला के 1 कर दिया गया था। यानी कि अब आपके पास केवल 4 ही जोन हैं जो भूकंपीय से संबंधित हैं। नेक्स्ट आइए, जब प्रतिकूल दिशा में अंतर्जात बल का क्षितिजी रूप से कार्य करते हैं ये, जिसके कारण दबाव और तनाव पैदा होते हैं और उसके परिणाम स्वरूप एक बड़ी गुंबदाकार आकृति के स्थल रूप का निर्माण होता है, तब यह प्रक्रिया क्या कही जाती है? बलीकरण, भ्रंशीकरण, दरारीकरण या समवलनीयकरण। तो क्या उसे कहते हैं? जब
प्रतिकूल दिशा में अंतर्जात बल, तो इसे क्या बोला जाता है? संवलन बोला जाता है। ठीक, तो ये आपका संवलनीय करंट राइट है। नेक्स्ट है, कहीं भी आपको कोई समस्या लगे तो आप कमेंट में बताइएगा, आपका निस्तारण किया जाएगा। ये देखिए, अभी इसको मैं बता दे रहा हूँ किस ईयर में पूछा गया है। ये आपका यूजीसी नेट 2009 का प्रश्न है। ठीक, निम्न में से पटल विवर्तनिकी सिद्धांत किसके उद्गम और अवस्थिति को स्पष्ट करने में सहायक होता है, सहायक नहीं होता है? तो पटल विवर्तनिकी यानी कि जो आपका प्लेट टेक्टोनिक्स है, कौन सी बात को स्पष्ट करने में ये कंफर्म नहीं रहता है? भूकंप, पर्वत, समुद्री धाराएं, समुद्री तल के लक्षण। तो जो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा, समुद्री धाराओं के बारे में यह स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है, वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार लारेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच कौन सा सागर था? पैंथलासा, प्रशांत, टेथिस या भूमध्य? तो जो आपका सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेगनर ने अपना सिद्धांत कब प्रतिपादित किया? 1912 में। ठीक, 1912 में इन्होंने प्रतिपादित किया, और गोंडवाना और लारेशिया के बीच ये मानते थे कि टेथिस सागर था या टेथिस नामक भूसन्नति थी। निम्न में से कौन सा साक्ष्य विस्थापन की पुष्टि नहीं करता है? कौन सा साक्ष्य विस्थापन की पुष्टि नहीं करता है? पूरा चुंबकत्व, तापी संकुचन, ज्वारीय बल, सागर नितल, प्रसार। तो जो सही उत्तर आपका यहाँ पे है कि जो महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं करता, तो जब इसके साक्ष्यों में हम लोगों ने देखा था तो इन सभी को देखा गया था, लेकिन तापी संकुचन नहीं था। भारतीय प्लेट एवं यूरोपीय प्लेट के मध्य हिमालय पर्वत में निम्न में से कौन सा प्लेट सीमा स्थित है? महासागरीय, महाद्वीपीय, अभिसरण सीमा, अपसरण, रूपांतरित या महाद्वीपीय अभिसरण सीमा? तो जो भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट के मध्य हिमालय पर्वत में कौन सी प्लेट सीमा है? तो जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका, क्योंकि भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट के बीच कोई सागर तो है नहीं, इसलिए ये राइट नहीं है। अपसरण यानी कि एक दूसरे से दूर तो जा नहीं रहे, नज़दीक आ रहे हैं, ये भी नहीं है। रूपांतरित भी नहीं है, यानी अभिसरण हो रहा है तो महाद्वीपीय का हो रहा है। ठीक, डी वाला राइट है। निम्न में से कौन सा महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण है? तो महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में कौन सा प्रमाण है? जिक्सा फिट, ट्रांसकरेंटफ्रेंस या विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म, मेंटल में संभान? तो जो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कौन सा है? जिक्सा फिट तो आप एक है ही है। ठीक, दूसरा जीवाश्म जो ग्लोसोप्टेरिक्स का जीवाश्म मानते हैं, ये पाया जाना। ठीक, इन दोनों को प्रमुख रूप से हम लोग इसमें देखते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ए। नेक्स्ट है, महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति के चतुष्फलकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो चतुष्फलकीय सिद्धांत का प्रतिपादन से संबंधित है लुथियन ग्रीन, होम्स, वेगनर या केल्विन? आसान है ये, तो लुथियन ग्रीन है। नेक्स्ट है, दी अर्थ शिफ्टिंग क्रस्ट। अर्थ शिफ्टिंग क्रस्ट जो बुक है वो किसकी है? अर्थ शिफ्टिंग क्रस्ट बुक है वेगनर की, फॉरेस्ट मोल्टन की, हैपगुड की या बोलिकोवस्की की? इमैनुअल बोलिकोवस्की, TGT 2017 झारखंड। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो द अर्थ शिफ्टिंग क्रस्ट है ये है चार्ल्स हैपगुड की। निम्न संकल्पनाओं में से कौन सा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार है? सही उत्तर के चयन के लिए नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। महाद्वीपीय प्रवाह, भूसंतुलन, पूरा चुंबकीयता या ध्रुव संचरण? तो प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत का आधार कौन कौन प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा महाद्वीपीय प्रवाह तो आपका प्रस्तुत करता ही करता है। ठीक, पूरा चुंबकीयता भी प्रदर्शित करता है। तो जो सही उत्तर आपका सी, 1 और 3। सिद्धांत और प्रवर्तक का नाम दिया गया है, इसमें आपको देखना है यहाँ पे कि किस सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है। ठीक, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तो महाद्वीपीय विस्थापन किसने दिया? अभी आपने देखा वेगनर का है। समुद्री तल प्रसरण सिद्धांत हैरी हेस का है। संवहन तरंग सिद्धांत किसका है? होम्स का है। प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत कर्नल रीड का है। ठीक, नेक्स्ट आइए, निम्न में से किस विद्वान ने प्लेट विवर्तनिकी संकल्पना को विस्तारित और विकसित करने का प्रयास किया? J.T. विल्सन,
डीपी मैकेंजी, पार्कर या सभी। तो इसमें देखिए इन तीनों ने योगदान दिया था, तो राइट आंसर इज डी। भू अभिनति की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया, यानी जियोसाइक्लाइन को किसने दिया, होम्स, हटन, हॉल एवं डाना या डब्ल्यू पावेल। तो जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका, किसने दिया, तो ये हैं हॉल और डाना ने। ठीक, हॉल और डाना ने इसके बारे में, और ये अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे। ठीक, इन्होंने अपलेशियन जो पर्वत थे उसका अध्ययन किया था। और जो भू अभिनति शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो ये डाना महोदय ने किया था। ठीक, जबकि संकल्पना दोनों को माना जाता है, हॉल एवं डाना दोनों को, लेकिन जो विकास का प्रमुख श्रेय है वो हाग को ही है। कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियाज भ्रंश पटल सीमा और पटल गतियों के निम्न प्रकारों में से किसका उदाहरण है, वामावर्त गति की रूपांतरित सीमा, दक्षिणावर्त गति की रूपांतरित सीमा, वामावर्त की अपसारी सीमा या दक्षिणावर्त गति की अभिसारी सीमा। तो जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका दक्षिणावर्त गति की रूपांतरित सीमा को ही आपका ये जो सैन एंड्रियाज भ्रंश या पटल सीमा या पटल गतियाँ हैं इसमें शामिल की जाती हैं। नजका प्लेट किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, देखिए यूजीसी 2018 का प्रश्न है, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण या उत्तर। तो जो नजका प्लेट है ये आपका पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। ठीक, प्लेटों के बारे में आपने देखा कि इसका विस्तृत चर्चा हमने जियोमॉर्फोलॉजी वाले टॉपिक में किया ही है, वहाँ से आप सभी के बारे में देख सकते हैं कितनी प्लेटें हैं, कितनी बड़ी, कितनी छोटी। ठीक, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, क्रोबर। जो कोबर का है ये आपका क्रेटोजन है। ठीक, डाली किससे संबंधित है, तो डाली आपका आवर मोबाइल अर्थ से है। विल्सन का प्लेट है। ठीक, प्लेट के बारे में संकल्पना दी थी। तापीय चक्र सिद्धांत होम्स का तरंग संवहन वाला है, संवहन तरंग सिद्धांत है होम्स का। तापीय चक्र सिद्धांत ये आपका जेफरीज का है। ठीक, नेक्स्ट आइए, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियोधर्मिता सिद्धांत किसने दिया, जॉली, होम्स, टेली, कोबर। सही उत्तर यहाँ पे आपका जॉली। नेक्स्ट आइए, निम्न शब्दों में से किसका संबंध प्लेट विवर्तनिकी से नहीं है, उत्प्लावकता बल, चुंबकीय विसंगति, सागर नितल प्रसार, प्रत्यावर्तन। कौन सा इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्प्लावकता का बल, इसका जो है यहाँ पे सिद्धांत नहीं मिलता है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए, धौलाधर, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर। ठीक, तो आप जानते हैं कि जब हम लोगों ने अनअकैडमी पे हमने आपको इसका कराया है पूरा, जब इंडिया का मैप बनाएंगे तो यहाँ पे आपका श्रेणियों का जब उत्तर से दक्षिण आपको क्रम करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आता है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधर। ठीक, यानी कि लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। ठीक, तो इसमें जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे नंबर 1 पे लद्दाख, 2 पे आपका जास्कर यानी 2, 4, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधर, तो सी वाला। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए 34 प्रश्न इंक्लूडेड है, एक जो है यहाँ से भूल बस नहीं हो पाया है, तो जो 35वां प्रश्न है उसको हम आपको यहाँ पे नोट डाउन करा दे रहे हैं, यदि आप लिखना चाहें, आसान सा प्रश्न है। ठीक, उससे आप क्लियर भी कर सकते हैं। प्रश्न है कि संसार का सबसे युवा पर्वत कौन सा है, संसार का सबसे युवा पर्वत। कौन, ये आपका टीजीटी 2017 में पूछा था, तो दिया है हॉर्ज पर्वत, पश्चिमी घाट, हिमालय, सतपुड़ा। तो जो सबसे नवीनतम पर्वत है कौन सा है, हिमालय है। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे इसी तरह से हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो होगा कल का वीडियो वो आपका प्योर जियोमॉर्फोलॉजी से रहेगा, उसमें हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी की थ्योरीज
कुछ बुक्स और जो राइटर हैं उसके बारे में वहाँ पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।